हेलो फ्रेंड्स। आज हम कर रहे हैं हमारा एक नया ऐसे 299 जॉइंट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दिस इज वन ऑफ द वेरी इजी एसेज। बस हमें एक चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ऑडिट वही है और ऑडिटर वही है, बट दिस essay applies when there is not one auditor, when the audit is done by more than one auditor। जहां पर एक ऑडिटर नहीं है, जहां पर एक से ज्यादा ऑडिटर्स हैं, वहां पर ये ऐसे क्या बताता है, प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी हर ऑडिटर की। जहां पर एक ऑडिटर है वहां पर तो उसे पता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, रिपोर्टिंग कब करनी है, टीम मेंबर्स कौन से चुनने हैं, ये सारा काम उसका है। प्लानिंग, स्ट्रेटेजी, एग्जीक्यूशन, ऑडिट प्रोसीजर्स, रिस्की एरियाज, मटेरियलिटी, एवरीथिंग ही हैज टू डिसाइड। बट when there is a case of joint auditor, when entity is so big that one auditor cannot handle it, then at that point more than one auditor is appointed. That is joint auditor. When an auditor accepts appointment as a joint auditor, तो वहां पर सारे ऑडिटर्स की प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, ये ऐसे हमें उस चीज के बारे में बता रहे हैं। ऐसे डील्स विद प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हिच ऑडिटर हैज when he accepts appointment, जहां पर वो अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट कर रहा है, ऑडिटर की तरह नहीं बल्कि जॉइंट ऑडिटर की तरह। मतलब when he is not the only auditor, when he is one of the auditors of the company। सारे ऑडिटर्स यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिटर्स ही हैं। एक क्वेश्चन है, सब बच्चे पूछते हैं कि मैम यहाँ पर जो जॉइंट ऑडिटर में जितने भी ऑडिटर्स होंगे, क्या सारे कोई इंटरनल कोई एक्सटर्नल ऐसे होते हैं? नहीं, यहाँ पर सारे ही ऑडिटर्स हमारे एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इट सेज, एज पर दिस essay, जॉइंट ऑडिटर शुड, जितने भी जॉइंट ऑडिटर्स हैं, बाय म्यूचुअल डिस्कशन डिवाइड द ऑडिट वर्क अमंग देमसेल्व्स। दे ऑल म्यूचुअली डिस्कस एंड डिवाइड द होल वर्क अमंग देमसेल्व्स। अब ये जो पूरा काम ये डिवाइड करेंगे, दैट कैन बी ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया। जैसे नॉर्थ एक ऑडिटर ले लेगा, साउथ एक ऑडिटर ले लेगा, एक ब्रांच ईस्ट की एक ऑडिटर ले लेगा, लाइकवाइज दे डिस्ट्रीब्यूट। या फिर ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, जैसे फर्स्ट 6 months one auditor will handle, next 5 months one auditor will handle, and March month, that is very important month, that month transactions will be handled by both। ठीक है, तो कुछ ट्रांजेक्शन्स बांट लेते हैं और कुछ ट्रांजेक्शन्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कॉम्प्लेक्स हैं, ठीक है, वो कॉमन में रखी जाती हैं, वो दोनों ऑडिटर्स मिलके करते हैं। ठीक है, या फिर दे डिवाइड the work among themselves on the basis of items। For example, एक ऑडिटर कहेगा कि भाई मैं इनकम ले लेता हूँ, दूसरा कहेगा मैं एक्सपेंसेस ले लेता हूँ। One will say that I'll audit assets and another will say I'll audit the liabilities। ठीक है, और कॉमन कि मार्च के मंथ में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं, दैट दोज ऑल ट्रांजेक्शन्स हम लोग कॉमनली ऑडिट करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल डिस्कशन से दे डिवाइड द वर्क। सो ऑब्जेक्टिव क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिव इज टू lay down broad principles। इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है? इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव है टू lay down broad principles फॉर द जॉइंट ऑडिटर्स की जॉइंट ऑडिटर का जब केस होगा तो सारे ऑडिटर्स को कौन कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। यूनिफॉर्म अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, टू द प्रोसेस ऑफ जॉइंट ऑडिट। यूनिफॉर्म अप्रोच मतलब कि दोनों एक ही अप्रोच, एक यूनिफॉर्म अप्रोच फॉलो करेंगे। टू आइडेंटिफाई डिस्टिंक्ट एरियाज ऑफ वर्क एंड कवरेज देयरऑफ बाय ईच ऑडिटर। जो भी उनकी अलग अलग एरियाज हैं, दैट विल गेट आइडेंटिफाइड। ठीक है, एंड कवरेज देयरऑफ, एंड वो किस तरीके से उसे कवर करेंगे, व्हाट ऑल ऑडिट प्रोसीजर्स दे विल फॉलो इंडिविजुअली और collectively। To identify individual responsibilities and joint responsibilities। कौन सा ऐसा काम है, कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो डिवाइड करी जा रही हैं, एंड कौन सी ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो वो एक साथ जॉइंट होकर करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये ऐसे हमें यही गाइड करता है कि जहां पर जॉइंट ऑडिटर का केस हो वहां पर क्या प्रिंसिपल्स होंगे, किस तरीके से वर्क डिवाइड किया जाएगा, किस तरीके से हर चीज को किया जाएगा, ताकि कोई भी कंफ्लिक्ट्स ना हो, कहीं पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ओके, बेसिकली ये जो आपका ऐसे है इसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट्स में। पहला पार्ट ये कहता है कि प्लानिंग कह लो, स्ट्रेटेजी कह लो, ठीक है, या आप लोग डेवलपिंग अ प्लान मतलब रिस्क असेसमेंट कह लो। ठीक है, तो ये जितनी भी चीजें हैं ये दोनों ऑडिटर्स क्या करते हैं, मिलके करते हैं।
they jointly do the planning, they jointly form the strategy, they jointly develop a program and risk assessment also. ठीक है, दूसरी चीज ये बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हर ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, मतलब when they are accepting a particular audit as a joint auditor, then what all responsibilities they have individually and collectively. जैसे कि अगर आपके सामने कोई ऐसा एक इशू आया जहां पर आपको ऐसा लग रहा है कि this concerns to the अदर ऑडिटर, तो वहां पर आपको उसे दूसरे ऑडिटर को बताना है. आप ये नहीं कह सकते कि भाई दिस इज नॉट माय एरिया ऑफ ऑडिट, तो अगर मुझे कुछ पता भी चला है तो आई विल नॉट कम्युनिकेट, लेट देम फाइंड देमसेल्फ. नहीं, यू आर वर्किंग फॉर द सेम एंटिटी. तो अगर आपको कुछ ऐसा पता चला है, समथिंग लाइक फ्रॉड इज देयर, तो आप उस चीज को सामने वाले को बताओगे. एंड द लास्ट पार्ट इज, फाइनल पार्ट इज रिपोर्टिंग, कि जॉइंट ऑडिट के केस में रिपोर्टिंग कैसे की जाती है. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पार्ट से, दैट इज ऑडिट प्लानिंग, रिस्क असेसमेंट एंड एलोकेशन ऑफ वर्क. दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट. ठीक है, अब सबसे पहले वाले पार्ट में क्या होता है, प्लानिंग होती है. नॉर्मली हम आ जाते हैं जो हमने स्टार्टिंग से किया है. सबसे पहले हमने क्या किया था कि प्लानिंग करी जाती है. एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम फ्रॉम ईच जॉइंट ऑडिटर्स. मतलब अगर सपोज कर लो दो ऑडिटर्स हैं, ए एंड बी एंड सी, मान लो तीन ऑडिटर्स हैं. ठीक है, जॉइंट ऑडिट का केस है, तो ये तीनों क्या है, एंगेजमेंट पार्टनर्स हैं. ठीक है, तो तीनों एंगेजमेंट पार्टनर्स और इन तीनों के जो एंगेजमेंट टीम है, ठीक है, वो सारे प्लानिंग में इन्वॉल्व होंगे. जॉइंट ऑडिटर शैल जॉइंटली एस्टैब्लिश ओवरऑल स्ट्रेटेजी. वो मिलके स्ट्रेटेजी को डेवलप करेंगे, बनाएंगे, और वो ऑडिट का स्कोप, टाइमिंग और डायरेक्शन भी डिसाइड करेंगे मिलके कि भाई कब तक हम लोगों ने ऑडिट कंप्लीट करना है, कब तक हम लोग रिपोर्टिंग करेंगे. ठीक है, फिर कब तक हम लोग सब कुछ वाइंड अप करेंगे. एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान. और जब जब ऑडिट प्लान बनता है तो मिलके वो एक दूसरे को गाइड करते हैं. प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट, द जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस डेवलपमेंट ऑफ जॉइंट ऑडिट प्लान. इन डेवलपिंग द जॉइंट ऑडिट प्लान, जॉइंट ऑडिटर्स शैल, अब वो भाई मिलके प्लान तो बनाएंगे. यहाँ पर हमने प्लानिंग की बात कर ली, यहाँ पर हमने स्ट्रैटेजी की बात कर ली. तो प्लान बनाते टाइम वो लोग करेंगे क्या, ठीक है, प्लानिंग में क्या क्या चीजें करी जाएंगी. प्लानिंग के अंदर पहले तो वो काम को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे कि कौन सा ऐसा काम है जो वो लोग इंडिविजुअली करेंगे और कौन सा ऐसा काम है जो वो लोग कॉमन मतलब मिलके करेंगे. ठीक है, दूसरा जैसे हमने भी किया था ना कि वो डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया, टाइम के बेसिस पर, या फिर आइटम्स के बेसिस पर. कोई रेवेन्यू ले लेगा, कोई एक्सपेंस ले लेगा, कोई असेट्स ले लेगा, कोई लायबिलिटीज ले लेगा, एंड देन दे विल डिसाइड कि कॉमन एरिया कौन सा है. रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, दूसरी चीज वो क्या डिसाइड करते हैं कि रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब कब तक हम लोग ऑडिट को पूरा करके देंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी के केस में जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, ठीक है, तो एजीएम से पहले पहले आपको रिपोर्ट देनी है. तो दे विल डिसाइड कि भाई जैसे 31 मार्च को आपकी बैलेंस शीट डेट है, आपका फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, तो 31 मई तक हम लोग रिपोर्ट को फाइनल करके साइन कर देंगे. ठीक है, तो रिपोर्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे. Consider and communicate among all joint auditors the factors that in their professional judgment are significant in directing the engagement team. और अपने अपने प्रोफेशनल जजमेंट्स को वो देंगे ताकि सिर्फ उनकी ही नहीं, जितनी भी एंगेजमेंट टीम्स हैं उन सबको फायदा हो सके. अगर किसी के पास कोई अपनी प्रोफेशनल जजमेंट है, ही विल शेयर, ताकि इट विल हेल्प इन ओवरऑल ऑडिट. ठीक है, अब बात आती है प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज. याद है हमने इस वर्ड को किया था, मतलब एंगेजमेंट को एक्सेप्ट हमने कर लिया, ये तो बात की बात है, पर एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले जब हमारे पास एंटिटी आती है बोलने के लिए कि प्लीज मेरा ऑडिट कर दो, तो पहले हम ये सोचते हैं कि क्या हमें इसका ऑडिट एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वेदर टू टेक द ऑडिट ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपनी और नॉट. और ये हम कैसे सोचते हैं, हम मार्केट से नॉलेज गेन करते हैं कि कंपनी कैसी है, पिछले ऑडिटर ने क्यों छोड़ा इसको. अगर हमने आज से 1-2 साल पहले, 2-3 साल पहले इसका ऑडिट कर रखा है, तो उस टाइम पर हमारा इस कंपनी को लेके क्या फीडबैक था. ठीक है, तो अगर कोई भी ऐसा ऑडिटर है जिसने पहले कभी इस कंपनी के लिए काम कर रखा है, उसको इस कंपनी की कुछ नॉलेज है, या फिर किसी ने मार्केट स्टडी करी है, तो आप
उन चीजों को मिलकर डिस्कस करोगे एंड यू विल डिसाइड। ठीक है, तो कंसीडर द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, आप प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज के रिजल्ट्स को कंसीडर करोगे। ठीक है, whether knowledge gain on other or similar engagements performed earlier by respective engagement partners for entity। ठीक है, फिर लास्ट आप प्लानिंग क्या करते हो, NTE ऑफ रिसोर्सेज, कि भाई आपको कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए। मतलब कि हर एक जॉइंट ऑडिटर ये सोचेगा, वो ये डिसाइड करेगा कि उसको कितने रिसोर्सेज चाहिए। मतलब कि उनके जो टीम के मेंबर्स होंगे, जो भी उन्होंने वर्क डिवाइड किया है प्लानिंग के टाइम पर, उसके बेसिस पर उनको अपनी टीम में कौन से मेंबर्स चाहिए, उन मेंबर्स की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्या जॉइंट ऑडिटर्स को किसी एक्सपर्ट की रिक्वायरमेंट है, किसी लीगल एडवाइजर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो वो ये डिफाइन करेंगे, वो ये चीज डिसाइड करेंगे दैट व्हाट ऑल रिसोर्सेज दे नीड टू परफॉर्म द ऑडिट। ठीक है, फिर प्लानिंग हो गई, स्ट्रैटेजी बन गई, प्लानिंग हो गई। अब बात आती है रिस्क असेसमेंट की। अब किस चीज की बात आती है, रिस्क असेसमेंट की। हर एक ऑडिटर अपने लेवल पर रिस्क को असेस करेगा। ठीक है, और वो इस चीज को दूसरे ऑडिटर को कम्युनिकेट करेगा, ताकि in case if it can help that particular auditor also, because there are individual areas also and there are common areas also। तो अगर आप कहीं पर रिस्क असेस कर रहे हो तो you must communicate it to other auditor। ठीक है, तो at this stage risk of material misstatement need to be considered and assessed by each joint auditor। हर एक ऑडिटर जो है अपने लेवल पर अपने रिस्क को असेस करेगा, वो ऐसे 315 लगाएगा, एंटिटी को समझेगा, रिस्क को असेस करेगा एंड शैल कम्युनिकेट इट टू द अदर जॉइंट ऑडिटर कि भाई हमें कौन कौन से एरियाज रिस्की लग रहे हैं, एंड साथ में उसको डॉक्यूमेंट भी करेगा। वो तो हमें पता ही है, डॉक्यूमेंट तो करना ही है, वेदर पर्टेनिंग टू ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एरिया ऑफ एलोकेशन। चाहे जो रिस्क उन्होंने असेस किया है वो पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को लेकर है, या फिर जो एरिया उनको एलोकेट करके है, जिस भी केस में उन्होंने रिस्क असेस किया है उसको उन्हें कम्युनिकेट करना है दूसरे पर्सन को, साथ में उसको डॉक्यूमेंट भी करना है। क्योंकि हो सकता है कि उस रिस्क का रिलेशन कहीं ना कहीं पर पास से या दूर से दूसरे ऑडिटर के भी वर्क एरिया को अफेक्ट करता हो। ठीक है, हो सकता है रिस्क आपने असेस किया और फ्रॉड शायद उनके एरिया से पता चल जाए। तो रिस्क अगर आपने असेस किया तो दैट यू शुड कम्युनिकेट, और साथ में आप उसको डॉक्यूमेंट भी करो। ठीक है, अब जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड डॉक्यूमेंट्स नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर कॉमन एंड स्पेसिफिक एलोकेटेड एरियाज। ठीक है, मतलब जो भी आपने ऑडिट प्रोसीजर्स आपने सोचे हैं, जो भी आपके ऑडिट प्रोसीजर्स का NTE है, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, आपके कॉमन एरियाज का या आपके स्पेसिफिक एरियाज का, ठीक है, आप उसको कम्युनिकेट करोगे TCWG को और उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे। ठीक है, फाइनली आप ऑडिटर शैल ऑब्टेन एंगेजमेंट लेटर एंड कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर। जो एंगेजमेंट लेटर होगा वो कॉमनली ऑब्टेन किया जाएगा, ये नहीं कि हर जॉइंट ऑडिटर कहेगा कि भाई हमें अलग अलग एंगेजमेंट लेटर दिया जाए, नहीं, कॉमन एंगेजमेंट लेटर। और अगर मैनेजमेंट से आप कोई रिप्रेजेंटेशन लेटर ले रहे हो, अगर कोई रिटन रिप्रेजेंटेशन ले रहे हो, ठीक है, तो वो भी आप कॉमन ही लोगे। ये नहीं कि अगर किसी डेटर, कोई सपोज कर लो एक ऑडिटर डेटर्स का ऑडिट कर रहा है और एक कैश का ऑडिट कर रहा है या फिर एक सेल्स का ऑडिट कर रहा है, तो यहाँ पर अगर किसी एक सेल के कंसर्न में मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल सेल करी गई है मिस्टर ए को जो कि डेटर भी है, तो मिस्टर ए को जो सेल करी गई है उसके अगेंस्ट अगर रिप्रेजेंटेशन लेटर दे रही है, तो फिर ये नहीं है कि वो पहले एक ऑडिटर को सेल के रिगार्डिंग देगी फिर वही रिप्रेजेंटेशन लेटर दूसरे ऑडिटर को डेटर के रिगार्डिंग देगी, नहीं, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर कॉमन होगा। ठीक है, नेक्स्ट, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, मतलब क्या है इसका, कि जितना भी काम आप आइडेंटिफाई करोगे और उसको एलोकेट करोगे, मतलब जो आप काम बांटोगे और जो भी आप कॉमन एरियाज रखोगे उसको आप डॉक्यूमेंट करोगे, किसमें, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट में। क्यों करोगे, ताकि कल को कोई कंफ्यूजन ना हो और हर ऑडिटर को पता हो कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, एंड obviously signed by all the joint auditors and same shall be communicated to TCWG। तो जो आप काम एलोकेट करोगे और जो भी आपके कॉमन एरियाज होंगे उसको आप एक वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट में डालोगे, you will sign it, every auditor will sign it and will communicate to TCWG।
ठीक है, तो इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने इसके अंदर पढ़ा कि हम पहले स्टेज पर हैं, दैट इज आवर प्लानिंग स्टेज। इसमें हमने कहा कि जो भी प्लान बनेगा उसमें सारे एंगेजमेंट पार्टनर्स मतलब सारे जॉइंट ऑर्डर्स उनके की मेंबर्स इन्वॉल्व होंगे, स्ट्रैटेजी सब लोग मिलके बनाएंगे। ठीक है, प्लानिंग के टाइम पर क्या क्या किया जाएगा, प्लानिंग के टाइम पर आप ये डिसाइड करोगे कि व्हाट ऑल वर्क शुड बी डिवाइडेड एंड हमारे कॉमन एरियाज कौन से होंगे। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब कि आप कब तक काम पूरा करके दोगे, किसको कम्युनिकेट करोगे। ठीक है, जो भी प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज आपने करी हैं वो आप एक दूसरे के साथ डिस्कस करोगे। ठीक है, सो दैट वी कैन सी वेदर टू टेक द ऑडिट और नॉट, आप उनको भी एक बार कंसिडर करोगे। साथ में एनटीई ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि कौन कौन से रिसोर्सेज ओवरऑल ऑडिट में रिक्वायर्ड है, हर एक जॉइंट मेंबर अपनी टीम में किसको रखेगा, क्या किसी एक्सपर्ट या लीगल एडवाइजर की या किसी भी और मेंबर की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। ठीक है, फिर हमने बात करी, ये तो हमने बात कर ली प्लानिंग के टाइम पे क्या होगी, फिर हमने बात करी यहाँ पर, ये तो हमारी थी प्लानिंग की बात। ठीक है, सारे पॉइंट्स की प्लानिंग में हम क्या डिस्कस करेंगे, ये चीज थी हमारी रिस्क असेसमेंट की बात, की रिस्क जो असेस किया जाएगा, ई जॉइंट ऑडिटर असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ठीक है, कम्युनिकेट करेगा टू अदर जॉइंट ऑडिटर और साथ में उसको डॉक्यूमेंट भी करेगा। ठीक है, ई जॉइंट ऑडिटर विल असेस रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कम्युनिकेट इट टू अदर जॉइंट ऑडिटर एंड विल डॉक्यूमेंट इट। फिर कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हमने किए, वो क्या कि जो भी आप अपना ऑडिट प्रोसीजर डिसाइड करोगे, एनटीई जो भी आप डिसाइड करोगे एट द टाइम ऑफ प्लानिंग कि भाई ये हमारे ऑडिट प्रोसीजर्स होंगे, ये हमारा उनका एनटीई होगा, आप उसको क्या करोगे, आप उसको डॉक्यूमेंट करोगे और उसको पीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करोगे, पहली बात। दूसरी बात आपने क्या कही कि कॉमन एंगेजमेंट लेटर और कॉमन मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर मिलेगा सारे जॉइंट ऑडिटर्स को। तीसरा, वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट, मतलब कि आप जो भी काम डिवाइड करोगे एक दूसरे को एलोकेट करोगे, मतलब जो आपस में आप म्यूचुअली डिसाइड करोगे और जो भी कॉमन एरियाज होंगे दैट विल बी डॉक्यूमेंटेड इन अ वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट and will be signed by all the auditors, all the joint auditors, and will be communicated to TCWG ताकि उनको भी पता हो कि कौन सा एरिया कौन सा joint auditor देख रहे हैं। ठीक है, so this was the first part. Now let's come on to the second part, that is responsibility and coordination among joint auditors. अब इसका मतलब क्या है कि हर एक जॉइंट ऑडिटर की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है और वो तीनों जॉइंट ऑडिटर्स आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इजी। ऑब्वियसली अगर तीन जॉइंट ऑडिटर्स मिलकर काम कर रहे हैं तो उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी निभानी है और उनको आपस में कोऑर्डिनेट भी करना है, क्योंकि एंटिटी तो एक ही है ना, तो काम भी आपस में इंटर रिलेटेड है, इसलिए कोऑर्डिनेशन तो जरूरी है। ठीक है, in respect of audit work divided among the joint auditors, each joint auditor shall be responsible only for the work allocated to such joint auditor, including proper execution of the audit procedure. सबसे पहली बात यहाँ पर क्या कही गई कि हर एक ईच जॉइंट ऑडिटर खाली अपने एलोकेट किए हुए काम को के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होगा। इसका मतलब ये अगर सपोज मिस्टर ए है, वो एक जॉइंट ऑडिटर है, उसको काम दिया गया है कि आप सारे एसेट्स को ऑडिट करोगे। ठीक है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ सारे एसेट्स को ही ऑडिट करने की है। अगर उसको कभी ये लगता है कि भाई दूसरा ऑडिटर जो है बी, पता नहीं वो करे या नहीं करे, मैं ना एक बारी ना क्रेडिटर्स का भी ऑडिट कर लेता हूँ, नो, आपको ये मान के चलना है कि आपको दूसरे ऑडिटर के काम को रिव्यू नहीं करना। ही इज ऑल्सो अ सीए and he is also well equipped doing the audit, so it's not necessary कि आप दूसरे के काम को रिव्यू करो या आप चेक करो। your responsibility is only to audit what is allocated to you। ठीक है, तो वो सिर्फ अपने ही काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये नहीं कहा जा सकता कि भाई अगर मिस्टर बी ने सपोज क्रेडिटर को ऑडिट नहीं किया तो मिस्टर ए के ऊपर डाल दिया जाएगा कि भाई उसने नहीं किया तो आप कर देते, नहीं। वर्क एलोकेशन डॉक्यूमेंट बनाया ही इसलिए जाता है ताकि तीनों के काम अलग अलग से एलोकेट हो जाए, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो। तो हर एक ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है ओनली फॉर द वर्क एलोकेटेड टू हिम, और उसने ऑडिट कैसे किया, प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कि उसने अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को कैसे एग्जीक्यूट किया, वो उन चीजों के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, ऑल जॉइंट ऑडिटर्स शैल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर audit work which is not divided among joint auditors। पर जो अलग अलग काम है उसके लिए तो वो अलग अलग से रिस्पॉन्सिबल है, पर जहां पर कॉमन वाला काम है जो डिवाइड नहीं किया गया, ठीक है, वहां पर वो सारे जॉइंट ऑडिटर्स क्या हैं, इक्वली रिस्पॉन्सिबल हैं।
ठीक है, ऑल जॉइंट ऑडिटर्स विल बी जॉइंटली एंड सेवरली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट वर्क विच इज नॉट डिवाइडेड अमंग द जॉइंट ऑडिटर्स। ठीक है, डिसीजन टेकन बाय ऑडिटर्स व्हाइल डूइंग ऑडिट प्लानिंग। याद है हमने भी पीछे क्या कहा था कि प्लानिंग सारे ऑडिटर्स मिलके करेंगे, स्ट्रैटेजी मिलके बनाएंगे, रिस्क असेसमेंट मिलके करेंगे। ठीक है, डिसीजन टेकन बाय ऑडिटर्स व्हाइल डूइंग द ऑडिट प्लानिंग, और वो भी कॉमन ऑडिट एरिया के कंसर्न में, इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉमन ऑडिट एरिया। क्यों? क्योंकि भाई जब काम सेग्रीगेट कर दिया गया तब तो आप अपनी प्लानिंग को अपने हिसाब से रिवाइज कर सकते हो, पर जहां कॉमन ऑडिट एरिया है वहां पर प्लानिंग के लिए भी तीनों ऑडिटर्स इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे, और उससे रिलेटेड एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स के लिए भी। ठीक है, मतलब प्लानिंग, NTE of audit procedure, ठीक है, matters which are brought to the notice of joint auditors by any one of them and on which there is an agreement among the joint auditors। ठीक है, मतलब अगर कोई joint auditor किसी दूसरे auditor को कुछ बताता है, कोई एक information provide करता है, then also they are responsible, examining that financial statements of the entity comply with the requirement of the relevant statute। ठीक है, जो भी आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, आप उनको जब एग्जामिन कर रहे हो तो आपको ये देखना है कि भाई जो आपके रेलेवेंट एप्लीकेबल जो FRF हैं, जो रूल्स हैं, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उनके अकॉर्डिंग बने गए हैं, प्रॉपर प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का हुआ है या नहीं हुआ है एज पर FRF। ठीक है, ensuring that audit report complies with the requirement of relevant statute and applicable standards, और जो रिपोर्ट बनाई गई है वो एज पर ऐसे बनाई गई है। इस चीज के लिए सारे ऑडिटर्स खुद से मतलब इक्वली रिस्पॉन्सिबल होंगे। मतलब किसके लिए? जो कॉमन ऑडिट हैं, जो भी कॉमन एरियाज हैं उनकी प्लानिंग, और उनसे रिलेटेड जो ऑडिट प्रोसीजर्स हैं उनके NTE के लिए। अगर ऑडिटर दूसरे ऑडिटर के नोटिस में कोई इंफॉर्मेशन लेके आता है, ठीक है, और जहां पर दोनों के बीच में कोई अग्रीमेंट हुआ है कि भाई आपने इंफॉर्मेशन दी है तो मैं इस चीज को चेक कर लेता हूं, बट अगर आपको कोई और इंफॉर्मेशन मिले तो आप हमें बताना, तो देयर इज एन एग्रीमेंट। तीसरा, आपको ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनी हैं उनके अंदर जो भी प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर हुआ है वो एज पर एप्लीकेबल FRF हुआ है, और ऑडिट रिपोर्ट जो ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट जाएगी बनकर जिसमें तीनों ऑडिटर्स अपने रिव्यू देंगे वो एज पर ऐसे होनी चाहिए। ठीक है, तो इन चीजों के लिए वो क्या होते हैं? जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये आपको आ सकता है कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर जो ऑडिटर हैं वो जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे। ठीक है, तो दीज आर द 6 पॉइंट्स। अब इसमें एक छोटी सी बात क्या आती है, ठीक है, कि अगर कोई ऑडिटर किसी ऐसे मैटर के अक्रॉस आता है जो कि दूसरे ऑडिटर के लिए रेलेवेंट है, ठीक है, तो वहां पर वो दूसरे ऑडिटर को इस बारे में बताएगा। वेयर इन कोर्स ऑफ ऑडिट अ जॉइंट ऑडिटर कम अक्रॉस अ मैटर, अगर वो किसी ऐसे मैटर के सामने आता है विच इज रेलेवेंट टू द एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अदर जॉइंट ऑडिटर, ठीक है, और दूसरे ऑडिटर को वहां पर अटेंशन देनी चाहिए। मतलब ऑडिटर ए को कोई ऐसी बात पता चली, ठीक है, जो कि सपोज मिस्टर ए जो है वो सेल्स का ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, इनकम है ना, सेल्स का ऑडिट कर रहे थे, ठीक है, पर जो बी है, जो जॉइंट ऑडिटर बी है वो सारे असेट्स का ऑडिट कर रहे थे, उनमें डेटर्स आते हैं। तो अगर सपोज कर लो सेल्स का ऑडिट करते करते ए को कोई ऐसी बात पता चली जो डेटर्स से रिलेटेड थी, जो कि बहुत ही ज्यादा मटेरियल थी, एंड बी को उस चीज के ऊपर ध्यान देना चाहिए था, और विच रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर, या ऐसा कोई मैटर जिसके ऊपर डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड है, ठीक है, या फिर कोई भी ऐसा मैटर जिसमें दूसरे ऑडिटर की जजमेंट रिक्वायर्ड है, द सेट जॉइंट ऑडिटर शैल communicate the same to other joint auditors in writing prior to the completion of audit। तो अगर मिस्टर ए को, जो सीए मिस्टर ए हैं, अगर उनको ऐसी पता चलती है जो डेटर्स के बारे में जिनको ऑडिट मिस्टर बी कर रहे हैं, और मिस्टर बी को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, या फिर कोई ऐसी बात जिसमें डिस्क्लोजर, जिस चीज का डिस्क्लोजर होना चाहिए, या फिर कोई ऐसी चीज जिस पर दूसरे ऑडिटर की जजमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो ऐसी चीज को जो ऑडिटर ए है, जो वन ऑफ द जॉइंट ऑडिटर है, वो उसको अपने तक नहीं रखेगा, बल्कि ही कम्युनिकेटेड टू अदर जॉइंट ऑडिटर इन राइटिंग।
और वो ये चीज ऑडिट को कंप्लीट होने से पहले बताएगा, ये नहीं कि भाई चलो ठीक है दूसरा ऑडिटर से रिलेटेड है ना, वो खुद से ढूंढ लेगा तो मैं उसको ऑडिट के बाद बताऊंगा कि देखो भाई मेरे सामने ये बात आई थी। नहीं, उसको उसी टाइम उसे बताना है, एंड दैट टू इन राइटिंग, और ऑडिट कंप्लीट होने से पहले। ठीक है, इन राइटिंग क्यों भाई, एवरीथिंग शुड बी डॉक्यूमेंटेड इन ऑडिट, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, it shall be responsibility of each auditor to determine nature, timing and extent of audit procedures to be applied in relation to the areas of work allocated to sent joint auditor. ठीक है, तो यहां पर हर एक जॉइंट ऑडिटर को क्या क्या चीजें डॉक्यूमेंट करनी है, मतलब हर एक जो जॉइंट ऑडिटर है उसकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि उसको डॉक्यूमेंट करना है क्या, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स फॉर द एरिया एलोकेटेड, उनको स्टडी एंड इवेलुएट करने हैं इंटरनल कंट्रोल्स, और उनको रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या करने हैं, असेस करने हैं। ठीक है, फॉर द वर्क एलोकेटेड to that particular joint auditor. It is a responsibility of each auditor. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है each auditor की, देखो हम यहाँ पर बात करें ना रिस्पॉन्सिबिलिटी की, हम यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं, यहाँ बात कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सबसे पहले तो हमने क्या कहा यहाँ पर, हमने कहा कि भी हर एक ऑडिटर की वही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो काम उसको एलोकेट किया गया है, और उस काम को वो एग्जीक्यूट कैसे करता है, उस काम को एग्जीक्यूट करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। फिर हमने यहाँ पर बात करी कुछ ऐसे कामों की जो कि क्या है, जॉइंट है। ठीक है, जहां पर जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फिर हमने बात करी कि अगर ऐसा कोई मैटर आपके सामने आता है जो कि दूसरे ऑडिटर से रिलेटेड है, वहां पर आप क्या करोगे। ठीक है, मैटर रिलेटेड टू अदर जॉइंट ऑडिटर, वहां पर आप क्या करोगे, उनको कम्युनिकेट करोगे इन राइटिंग। ठीक है, और वो भी ऑडिट कंप्लीट होने से पहले। और ये कह रहा है कि आपकी इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। ठीक है, पहले हमने क्या बताया, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, फिर हमने बताया कि अगर आपके पास किसी ऑडिटर से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन, कोई बात, कोई डिस्क्लोजर आ जाता है तो आप उसको कैसे कम्युनिकेट करोगे। और तीसरा, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू डिटरमाइन एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड इन रिलेशन टू एरियाज एलोकेटेड टू जॉइंट ऑडिटर, कि आपको जो एरिया एलोकेट किया गया है उससे रिलेटेड जब आप ऑडिट करोगे तो एनटीई क्या होगा आपका, वो डिसाइड करना हर एक ऑडिटर की अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। स्टडी एंड इवेलुएट इंटरनल कंट्रोल, और असेस करना क्या, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स टू द एरियाज एलोकेटेड, आपको अपना एरिया जो एलोकेट किया गया है ना, आपको उससे रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स को स्टडी करना है, इवेलुएट करना है, और आपको उन एरियाज के अंदर का रिस्क असेस करना है। ये हर ऑडिटर की क्या है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम आ जाते हैं थर्ड पार्ट पे, जो कि क्या है हमारा, ये जो है ये हमारा इसका पार्ट है। ठीक है, ये हमारा थर्ड पार्ट, क्या, रिपोर्टिंग। नाउ द थर्ड पार्ट इज आर ऑडिट कंक्लूजन एंड रिपोर्टिंग, कि जॉइंट ऑडिटर के केस में रिपोर्टिंग क्या होगी। अब जॉइंट ऑडिटर्स हैं, देन दे विल इशू अ कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बिकॉज दे आर वर्किंग ऑन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ सिंगल एंटिटी, तो वो क्या करेंगे, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे। बट अगर सपोज ऐसा केस आए जहां पर सब चीजें देखने के बाद जॉइंट ऑडिटर ए कहता है कि देयर शुड बी अनक्वालिफाइड ओपिनियन, बी आल्सो सेज अनक्वालिफाइड ओपिनियन, बट सी सेज क्वालिफाइड ओपिनियन, तो यहाँ पर क्या है, देयर इज अ डिफरेंस इन देयर ओपिनियन, मतलब डिसएग्रीमेंट हो गया। वहां पर सी विल इशू अ सेपरेट रिपोर्ट। अब सी ने सेपरेट रिपोर्ट इशू करी गिविंग क्वालिफाइड ओपिनियन, बट इन्होंने क्या इशू करी, रिपोर्ट इशू करी गिविंग अनक्वालिफाइड ओपिनियन। बट पता कैसे चलेगा यूजर्स को कि दैट देयर आर टू डिफरेंट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स, वन गिविंग क्वालिफाइड ओपिनियन, वन गिविंग अनक्वालिफाइड ओपिनियन। तो ऐसे केस में इस रिपोर्ट के अंदर आपके ओएम पैराग्राफ में, अदर मैटर पैराग्राफ्स में, या फिर यूएम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में आप ये चीज बताओगे कि देयर इज अ सेपरेट रिपोर्ट आल्सो गिविंग अनक्वालिफाइड ओपिनियन, एंड इस केस में आल्सो इन यूएम और ओएम पैराग्राफ यू विल स्टेट, ठीक है, कि that there is one other report also giving qualified opinion. ठीक है, if joint auditors agree on opinion, अगर agree करते हैं opinion पर, single opinion पर, ठीक है, agree on same opinion, तो issue common audit report, एक audit report issue होगी। If they disagree with regard to opinion,
अगर वो ओपिनियन को लेके उनके बीच में डिसएग्रीमेंट होता है, या फिर ओपिनियन को लेके ही नहीं, या फिर कोई भी और मैटर जो कि ऑडिट रिपोर्ट में कवर होना चाहिए या नहीं, और एनी अदर मैटर टू बी कवर्ड इन ऑडिट रिपोर्ट, ठीक है, देन एक्सप्रेस ओपिनियन इन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट। लेकिन अगर आप सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू कर रहे हो तो आपको उसका रेफरेंस देना है किसमें, अदर मैटर पैराग्राफ में, इन ईच रिपोर्ट, ठीक है। This is what it's written here. Joint auditor is not bound by the views of the majority of the joint auditor. ये नहीं कि अगर majority unqualified कह रहे हैं तो सी भी कहेगा कि ठीक है चलो unqualified, नहीं, we're not bound by the majority of the joint auditor's opinion, ठीक है। And he shall express opinion formed by the said joint auditor in separate audit report. Separate audit report आप issue कर दो. In such circumstances, audit reports issued by joint auditor shall make a reference. जो भी वो रिपोर्ट्स इशू करेंगे, दे विल मेक अ रेफरेंस इन सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट्स। अपने अपने रिपोर्ट में वो एक रेफरेंस देंगे कि एक सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट इशू करी गई है। फर्दर सेपरेट ऑडिट रिपोर्ट शैल आल्सो मेक अ रेफरेंस टू द ऑडिट रिपोर्ट इशूड बाय द अदर जॉइंट ऑडिटर। जो सेपरेट रिपोर्ट है वो भी एक रेफरेंस देगी, जो एक अलग रिपोर्ट है जो इन्होंने रिपोर्ट इशू करी है वो भी एक रेफरेंस देगी। और ये रेफरेंस कहां दिया जाएगा? सच रेफरेंस शैल बी मेड अंडर हेडिंग अदर मैटर पैराग्राफ्स, ठीक है, as per SA 706, emphasis of meta paragraph and other meta paragraphs in the independent auditor report, ठीक है, तो उनको देना है। अब छोटे छोटे कुछ पॉइंट जो हमने अभी भी डिस्कस कर चुके हम लोग कि आपको दूसरे जॉइंट ऑडिटर के काम को रिव्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इट इज नॉट नेसेसरी फॉर जॉइंट ऑडिटर टू रिव्यू द वर्क परफॉर्म बाय अदर जॉइंट ऑडिटर्स, या फिर टेस्ट परफॉर्म करना, जो उनको वर्क एलोकेट किया गया उससे रिलेटेड टेस्ट परफॉर्म करना, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। Other joint auditors have brought to said joint auditors notice any departure from applicable FRF or significant observation that are relevant to the responsibilities noticed in the book of the audit. इसका मतलब क्या है कि जो हर एक joint auditor है उसको assume करना है क्या कि the other joint auditor have brought to the said joint auditors notice any departure from applicable FRF। मतलब उसको ये चीज मान के चलनी है जो दूसरा ऑडिटर है, ठीक है, उसने जितने भी एफआरएफ से डिपार्चर थे, ठीक है, उन्होंने उन सबको ऑब्जर्व किया है। मतलब दूसरे जॉइंट ऑडिटर पर शक नहीं करना कि उसने अपना काम कैसा किया है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशंस दैट आर रेलेवेंट टू देयर रिस्पांसिबिलिटीज नोटिस इन द कोर्स ऑफ ऑडिट। तो उनको ये अज्यूम करके चलना है कि हमें सामने वाले काम को रिव्यू करने की जरूरत नहीं है, और जो दूसरा जॉइंट ऑडिटर है उसने जितने भी डिपार्चर्स थे एप्लीकेबल एफआरएफ को लेकर, मतलब कि अगर सामने वाले ऑडिटर को मेरे एरिया से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिली होगी तो उसने वो मुझे इंफॉर्मेशन बताई होगी, कोई सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन होगी तो उसने मुझे वो बताई होगी। द अदर जॉइंट ऑडिटर हैव ब्रॉट टू द सेड जॉइंट ऑडिटर्स नोटिस एनी डिपार्चर फ्रॉम एप्लीकेबल एफआरएफ और सिग्निफिकेंट ऑब्जर्वेशन दैट आर रिलेवेंट टू देयर रिस्पांसिबिलिटीज नोटिस इन देयर कोर्स ऑफ ऑडिट, ठीक है। मतलब अगर उनको मेरे एरिया से रिलेटेड कुछ पता चला तो उन्होंने मुझे बताया होगा, ठीक है। और दूसरा, मुझे उनके काम को नोटिस करने की कोई भी जरूरत, मतलब रिव्यू करने की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर एक बात और, where financial statements are audited by one or more joint auditors, the other joint auditor are entitled to proceed on the basis of such financial statements comply with all legal and regulatory requirements. Where financial statements of a division or branch are audited by one or more joint auditors, तो दूसरे joint auditor को are entitled to proceed on the basis of such financial statements comply with all the legal and regulatory requirement। मतलब उनको मान के चलना है कि भाई जो ऑडिट दूसरे वाले जॉइंट ऑडिटर ने करा है, ठीक है, तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट उन्होंने चेक करी हैं, जो वो कर चुके हैं दूसरी ब्रांच के, वो सारी लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करती होंगी। मतलब मुझे उनको दोबारा से चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और बिफोर फाइनलाइजिंग जॉइंट ऑडिटर शैल डिस्कस एंड कम्युनिकेट विद ईच अदर रिस्पेक्टिव कंक्लूजंस। ऑब्वियसली जब वो एक फाइनल रिपोर्ट बनाने जा रहे हैं उससे पहले वो अपने अपने कंक्लूजन को एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे। जॉइंट ऑडिटर्स अगर अपना ओपिनियन मॉडिफाई कर रहे हैं तो वो पीसीडब्ल्यूजी को कम्युनिकेट करेंगे। ये काम तो हम वैसे भी करते आ रहे थे, हमने हमारे 700 वाली सीरीज का जो हमने चैप्टर किया था रिपोर्टिंग से रिलेटेड, उसमें हमने ये सब पढ़ा था, ठीक है। सो वी आर डन विद आवर this essay 299. Okay, thank you.